Good morning, class. Today we will start the topic heart. Heart is an organ which pumps the blood to all the parts of our body through the blood vessel. In other words, we can say that it is the most important part of our transportation or circulatory system, because without heart the blood can't circulate in the body and can't distribute the oxygen as well as food or nutrition to the each cell. Got it? So heart pumps the blood throughout the body, and the heart works like pump working non-stop throughout our life. यानी हमारे ज़िंदा होने से, यानी कि जब से हमारा जन्म हुआ है से लेकर डेथ होने तक हार्ट विदाउट स्टॉप वर्क होता रहता है. नाउ द हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्ड टूवर्ड्स द लेफ्ट. ये कहाँ होता है? चेस्ट कैविटी में, आपके रीप केज के अंदर की तरफ जहाँ लंग्स होते हैं वहाँ पर हार्ट होता है सेंटर में, और उसकी थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टिल्ट होता है. द साइज ऑफ अवर हार्ट इज ट्रूली इक्वल टू अवर फिस्ट. फिस्ट मतलब मुट्ठी. आप एक मुट्ठी बनाकर देखिए, वो आपके हार्ट की साइज़ के बराबर होती है. अबाउट 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 9 सेंटीमीटर इन ब्रेड्थ. ठीक है, 12 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा. द हार्ट इज एनक्लोज्ड इन डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन्स सैक कॉल्ड पेरिकार्डियन. द हार्ट हैज़ अ 4 कंपार्टमेंट और चैम्बर्स. ठीक है, यानी कि हार्ट जो एनक्लोज्ड होता है, यानी हार्ट की जो आउटर सरफेस है वो डबल लेयर होती है. ठीक है, आपको पता है कि कितना सपोस्टिकेटेड ऑर्गन है. अगर हल्का सा भी जर्क लगना भी इसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. तो हार्ट पहले से ही एक रीप केज यानी कि बोन्स से बना हुआ एक केज टाइप स्ट्रक्चर, जिसे हम रीप केज कहते हैं, उसके अंदर होता है. और उसके अंदर भी हार्ट के ऊपर डबल लेयर पाई जाती है. ठीक है, तो वो जो डबल लेयर होती है उन्हें हम सैक बोलते हैं, जिन्हें पेरिकार्डियन मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. उसके अलावा इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 4 कंपार्टमेंट, जिन्हें हम 4 चैम्बर कहते हैं. द अपर 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड आर्टरी. आर्ट्रिया एक सिंगल प्लूरल वर्ड है. ठीक है, और आर्ट्रियम एक सिंगुलर वर्ड है, जिसे हम ऑरिकल भी कहते हैं. यानी अपर चैम्बर्स को हम एट्रियम या ऑरिकल बोल सकते हैं. एंड द लोअर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स. लोअर चैम्बर्स को हम क्या कहेंगे? वेंट्रिकल्स. द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हैज़ अ ऑक्सीजन रिच ब्लड, वेयर एज द राइट साइड ऑफ द हार्ट हैज़ अ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. यानी हार्ट का जो लेफ्ट साइड है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है, उसे कैरी करता है. और जो राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट है, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करेगा. और ये जो लेफ्ट पोर्शन है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो ब्लड कैरी करता है. लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम दी राइट साइड. मतलब ये लेफ्ट और ये राइट के बीच में मेम्ब्रेन होती है, जिससे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल सेपरेट है. ठीक है, यहाँ का ब्लड यहाँ नहीं जाता, ना यहाँ का यहाँ जाता है. ठीक है, और ये जो मेम्ब्रेन है इन्हें हम कहते हैं सेप्टम. ठीक है, ये जो वॉल है जो लेफ्ट और राइट को अलग करती है, उन्हें हम सेप्टम कहते हैं. ठीक, इस वॉल को, और विच प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. यानी ये वॉल यानी सेप्टम जो है ये ही प्रिवेंट करती है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड से और ऑक्सीजनेटेड को डीऑक्सीजनेटेड से मिलने से रोकती है. नाउ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी. द ब्लड इज सर्कुलेटेड इन ह्यूमन बॉडी बाय रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन. आपको पता है कि हार्ट कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन करता रहता है. पहले ऊपर वाला जो 2 चैम्बर है, एट्रियम ऑरिकल, वो दोनों कंप्रेस होते हैं, तो नीचे वाले 2 वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं. देन 2 वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ऑरिकल रिलैक्स होते हैं. तो इस तरीके से ऊपर नीचे मतलब इसकी पंपिंग चलती रहती है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन प्रोसेस होती रहती है. ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्कीम डायग्राम. schematic diagram
गिवन ऑन दी नेक्स्ट पेज। अब आपको इसकी वर्किंग समझना है तो आप ऐसा समझ लीजिए। देखिए ये हार्ट है, इस हार्ट में हमने 4 चैम्बर बना लिए। तो ये आपका हार्ट है, इसमें ये वाला ऊपर पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये लेफ्ट पोर्शन है, बीच में लाइन जो खींची है उससे, है ना, और ये वाला पोर्शन है राइट पोर्शन है। अपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं एट्रियम, तो यहाँ पर ये राइट एट्रियम हो जाएगा और ये लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा। उसी तरह ये राइट वेंट्रिकल हो जाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी वर्किंग स्टार्ट होती है कि जब कोई ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फर्स्ट नंबर से हम देखेंगे, ये लंग्स है। लंग्स का काम क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। तो जब हमारी नोज़ या वेन पाइप से ऑक्सीजन अंदर आती है लंग्स में, तो यहाँ पर होती है छोटी छोटी कैपिलरीज। ये कैपिलरीज इतनी छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड होती है कि ये गैसेस का एक्सचेंज कर सके। ये कैपिलरीज ऑक्सीजन को लेती है, मैंने आपको बताया भी था, जिसमें एल्वियोली के आसपास हमने कहा था कि ब्लड वेसल का एक गुच्छे जैसी स्ट्रक्चर होती है जो लंग्स में एल्वियोली तक पहुंचने के बाद ऑक्सीजन को खींचती रहे। तो यही वो स्ट्रक्चर है जो ऑक्सीजन को लेती रहती है, कैपिलरीज। और ये ऑक्सीजन लेकर सबसे पहले इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाती है? लेफ्ट एट्रियम में। अब हमने देखा था कि एट्रियम से जो भी कनेक्ट होता है वो वेन्स होता है, बट यहाँ पर ये अकेली ऐसी वेन्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके ला रही है। मतलब इसका काम, वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, बट ये किसको कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। इसलिए इसने अपने जो नेम है उसका उल्टा फंक्शन किया, इसलिए इसका नाम है, वेन तो रहा है लेकिन इसे हम क्या कहेंगे? पल्मोनरी वेन। क्लियर? क्यों? क्योंकि वेन्स जनरली कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट ये अपना जो मेन फंक्शन है उसका अपोजिट वर्क कर रही है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, इसलिए इसका नाम है पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, और पल्मोनरी वेन यानी एक ही होती है ये, जो लंग्स से कनेक्शन बनाती है, कहाँ का? लेफ्ट एट्रियम का। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जब हार्ट कंप्रेस होता है, ऊपर वाला पोर्शन जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? इधर जो ब्लड भर चुका है वो ब्लड कहाँ आ जाएगा? नीचे, और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, और ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा, नीचे वाला रिलैक्स है। तो जैसे ही कंप्रेस होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ऊपर स्पेस कम हो जाएगी, तो प्रेशर से ब्लड यहाँ से वॉल्व लगे होते हैं, वॉल्व से किस तरफ आ जाएगा? नीचे की तरफ, नीचे आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब नेक्स्ट टाइम इसकी बारी, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये रिलैक्स होगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ जो वॉल होते हैं वो ऐसे होते हैं जो ब्लड को केवल ऊपर से नीचे आने देते हैं। ठीक है, नीचे से ऊपर नहीं जाने देंगे। तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इससे नीचे की तरफ क्या जुड़ी है? आर्टरीज। ठीक है, याद रखना, वेंट्रिकल से जो जुड़ा होता है वो आर्टरी होती है, और ऊपर एट्रियम से जो जुड़ा होता है वो वेन्स होती है। तो ये जो आर्टरी जुड़ी है किससे? लेफ्ट वेंट्रिकल से। वो आर्टरी सबसे बड़ी आर्टरी कहलाती है बॉडी की, एओर्टा कहा जाता है, जो बॉडी में ब्लड का सप्लाई करती है। तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, अपर पार्ट में भी बॉडी के ब्लड ले जाने का काम यही करती है और लोअर पार्ट में भी यही करती है। तो यहाँ से ये आर्टरीज क्या कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रही है। कहाँ ले जा रही है? बॉडी के पार्ट्स तक। ठीक है, बॉडी के सारे ऑर्गन तक, देखो यहाँ तक पहुँच गए ऑर्गन तक। अब बॉडी की जितनी भी सेल्स है, सारे ऑर्गन्स, जैसे कि हेड, चेस्ट, आर्म, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, किडनीज, ठीक है, ट्रंक, लेग्स, जितने भी पार्ट है, पूरी बॉडी की हर एक सेल तक ये ऑक्सीजन का सप्लाई करती है। लेकिन जब ऑर्गन तक पहुंचती है तो ये फिर से नंबर ऑफ ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, ताकि हर एक छोटी छोटी सेल को ये ऑक्सीजन दे सके। अब जब वो सेल ऑक्सीजन लेती है तो इससे पहले जो ऑक्सीजन ली होती है उसका वो क्या बना लेती है? एनर्जी, और एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लेती हैं। तो वो जो उससे पहले वाली प्रोसेस में ऑक्सीजन गई थी उसकी तो क्या बन चुकी है? एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स इस ब्लड वेसल में वापस दे देती है, और जो नई ऑक्सीजन आई है यहाँ से उसको सेल ले लेती है। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा सेल के अंदर ये प्रोसेस होती है कि वो फूड C6H12O6 ग्लूकोज के फॉर्म में प्लस ऑक्सीजन लेती है, तो क्या बनाती है? CO2 प्लस H2O, ठीक है, प्लस एनर्जी। ठीक, तो ये जो CO2 था ये सेल ने वापस ब्लड को दे दिया, और नई ऑक्सीजन जो आई थी उसको रख लिया नेक्स्ट फर्दर एनर्जी बनाने के लिए। तो वो जो CO2 था
इस ब्लड ने ऑक्सीजन तो दे दिया इन सारे ऑर्गन्स को, और इन ऑर्गन से जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी उनको सबको वापस ले लिया, और वापस लेने से ये जो ब्लू कलर है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट करता है और रेड वाला ऑक्सीजनेटेड को। ठीक है, तो वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने ले ली रिटर्न, और रिटर्न लेकर फिर यही ब्लड सारी कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कहाँ पहुँचा? राइट एट्रियम में। कहाँ पहुँचेगा? राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम में क्या होगा? राइट एट्रियम में हमने पढ़ा है कि ऊपर जो है वो वेंस है, तो ये जो आने वाली लाइन है राइट एट्रियम में वेसल्स है, इसे भी हम क्या कहेंगे? वेंस। बट ये पल्मोनरी वेंस नहीं कहलाएगी क्योंकि ये ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को ला रही है, पर इसने उल्टा काम किया इसलिए इसका नाम पल्मोनरी वेन रख दिया। ठीक है, अब राइट एट्रियम में जैसे ये ब्लड आ जाता है तो अब क्या होगा? जब लंग्स का ऊपर वाला पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड कहाँ आएगा प्रेशर से? राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। और जब ऊपर वाला पोर्शन रिलैक्स होगा और राइट वेंट्रिकल कंप्रेस होगा तो ब्लड कहाँ चला जाएगा प्रेशर से? यहाँ से यहाँ, यानी कि लंग्स में। अब देखो नीचे जो वेंट्रिकल से जुड़ा है वो कौन है? पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि वेंट्रिकल से जुड़ी है इसलिए इसका नाम आर्टरी है। बट ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने की जगह क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। ठीक है, यानी अपने आर्टरी का काम क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। अपने मेन वर्क का उल्टा काम कर रही है, उल्टा काम कर रही है इसलिए इसका नाम भी आर्टरी तो रखा है, लेकिन क्या रखा है? पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि अपने मेन फंक्शन का उल्टा काम करना। तो ये पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ ले जाएगी ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में। लंग्स में यहाँ फिर से ये कैपिलरीज में डिवाइड हो गई छोटी छोटी, और ये कैपिलरीज क्या करेगी? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करेगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती जाएगी और नई जो ऑक्सीजन आ रही है ब्रीदिंग से उसे लेती जाएगी। अगेन ये ब्लड यहाँ आएगा। तो इस प्रकार ये जो वॉल है ये सेपरेट है, इधर का ब्लड इधर मिक्स नहीं होता, बट दोनों एक साथ प्रोसेस होती है। अब देखो एक साथ समझिए, जब ऊपर वाला एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो इस तरफ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हुआ था और इस तरफ बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आया था, दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये वाला इधर कंप्रेस होता है, ये वाला इधर होता है, दोनों एक साथ कंप्रेस होते हैं। तो सारा ब्लड इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ जाता है? दोनों ब्लड वेंट्रिकल में। ठीक है, फिर ऊपर वाले दोनों पोर्शन रिलैक्स हो गए, फिर नीचे वाले जो दोनों वेंट्रिकल थे, नीचे वाले दोनों पोर्शन वो क्या हो जाएंगे? वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ऊपर वाले रिलैक्स हो जाएंगे। तो जैसे ही नीचे वाले दो कॉन्ट्रैक्ट हुए तो यहाँ का ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया? बॉडी में, और यहाँ का ब्लड प्रेशर से जो ऑक्सीजन आई थी बॉडी से उसको कहाँ पहुँचा दिया? लंग्स में। ठीक है, तो ये प्रोसेस साथ साथ चलती रहती। नेक्स्ट टाइम पे फिर ये तब तक जब तक ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुए थे और ये रिलैक्स हुए थे, तो जब ये रिलैक्स हुए थे तब तक यहाँ से आके यहाँ ब्लड फील हो गया और यहाँ से बॉडी का ब्लड फील हो गया। तो एक भी प्रोसेस खाली नहीं जाती, लगातार ऑक्सीजन का सप्लाई भी चलता रहता है और लंग्स से भी कनेक्शन चलता है, और लगातार बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है उसका भी एक्सचेंज होता रहता है लंग्स के थ्रू। ठीक है, तो ये पूरी इसकी वर्किंग थी। एक बार आप खुद सारे स्टेप पढ़िएगा तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। नाउ हार्ट बीट की बात करते हैं। तो द वॉल ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट्स आर मेड अप ऑफ मसल्स। आपको पता है कि हार्ट की जो वॉल्स होती है वो मस्कुलर होती है। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। एंड दीज मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। रिदमिकली मतलब रिदम से, जिसे हम एक साउंड के फॉर्म में लव डव भी बोल सकते हैं, ठीक है। लब डब ये साउंड निकलता है इसके लिए, हिंदी में कहे तो धक धक, ठीक। द कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ द हार्ट मसल इज कॉल्ड अ सिस्टोल। और जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में उसे हम क्या कहेंगे? सिस्टोल। अभी जो मैंने आपको समझाया ना कि ऊपर वाले पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, देन नीचे वाला रिलैक्स, देन नीचे वाले दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऊपर वाले रिलैक्स, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है उसे हम सिस्टोल कहते हैं, जबकि जो रिलैक्स्ड फेज होता है, ठीक है, हार्ट का, उसे हम डायस्टोल कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना और डायस्टोल मतलब रिलैक्स होना, ये दो मूवमेंट होते हैं। नाउ वन कंप्लीट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन इज कॉल्ड अ हार्ट बीट। यानी कि एक कंप्लीट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिदम के अकॉर्डिंग, यानी कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट होना और उसके बाद एक बार रिलैक्स होना, ये कहलाता है एक हार्ट बीट के बराबर होता है। एवरेज हार्ट बीट जो किसी भी एडल्ट पर्सन की होती है वो 72 से 80 टाइम्स पर मिनट होती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ हार्ट रेट।
जो नॉर्मल होती है। अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो या कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, लाइक रनिंग है, साइकिलिंग है, ठीक है, या जिम में कोई हार्ड वर्क कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, तो ये फास्ट हो जाती है ब्रीदिंग रेट के साथ साथ हार्ट रेट भी। दिस इज़ बिकॉज ऑफ सच टाइम्स द बॉडी सेल्स नीड अ मोर ऑक्सीजन, क्योंकि इस टाइम पे आपकी बॉडी को ऑक्सीजन का सप्लाई ज़्यादा चाहिए होता है, और ऑक्सीजन का सप्लाई जल्दी होने के लिए और एनर्जी की डिमांड पूरी होने के लिए हार्ट की पंपिंग बढ़ जाती है, क्योंकि हार्ट जितना जल्दी पंप करेगा उतना जल्दी ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा, ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा, तो इसके कारण ऑक्सीजन की डिमांड भी पूरी होती जाएगी। तो जब आप कोई हार्ड वर्कआउट कर रहे हो या कोई फिजिकल एक्सरसाइज चल रही है, तब आपकी बॉडी को ऑक्सीजन डिमांड पूरी करने के लिए ये आपका जो हार्ट है वो वर्किंग फास्ट करता है, इसलिए हम ये कहेंगे कि उसकी हार्ट रेट फास्ट हो जाती है। नाउ अ डॉक्टर यूजेस अ स्टेथोस्कोप टू लिसन टू अवर हार्ट बीट। आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब चेक करता है तो डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप हमेशा होता है, तो उसे वो अपने ईयर्स में लगाता है और एक पोर्शन जो होता है उसका उसे हमारे हार्ट पर रखकर हमारी हार्ट बीट चेक करता है, या तो फिर उसे अपनी जो रिस्ट है, कलाई है, वहाँ पर भी पल्स रेट पता कर लेता है, ठीक है। तो हार्ट जब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होता है, तो वो उसकी जो साउंड है, या बोल सकते हैं एक वाइब्रेशन जो मिलता है, स्टेथोस्कोप बस उसी वाइब्रेशन को एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफाई मतलब थोड़ा क्लियर करके उसकी तेज़ आवाज़ सुनाता है, ताकि डॉक्टर आपकी हार्ट रेट को, हार्ट बीट्स को समझ सके, ठीक है। अ स्टेथोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। देखो ये स्टेथोस्कोप दिया है, एक तो चेस्ट पीस है, चेस्ट पीस मतलब जिसे हम चेस्ट पर लगाकर सुनते हैं, ठीक है, और ये वाला डायफ्राम होता है जो हमारे हार्ट के वाइब्रेशंस को बहुत तेज़ी से लेकर उसे एम्पलीफाई करके सुनाता है, क्योंकि एक्चुअल हार्ट इतनी फास्ट नहीं वाइब्रेट होता है, इतनी फास्ट साउंड नहीं देता, बट ये क्या करता है, डायफ्राम वाइब्रेट होके इसका साउंड तेज़ कर देता है ताकि यहाँ हमें तेज़ी से सुनाई दे। फिर ईयर पीस होता है, ये चेस्ट पीस है जो चेस्ट में लगाया जाता है, ये होता है ईयर पीस। ईयर पीस कानों में लगाया जाता है ताकि ये दोनों कान से इसकी तेज़ आवाज़ सुनाई दे। और एक होता है रबर ट्यूब, ठीक है, जो इस साउंड को यहाँ से यहाँ तक पास करती है। आपने डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप देखा ही होगा, बहुत कॉमन सी चीज़ है। नाउ डॉक्टर कैन गेट clues about the condition of our heart by listening to the heart beats through the stethoscope, यानी कि हार्ट बीट की क्या कंडीशन है, फास्ट है या स्लो है, इससे डॉक्टर को समझ आ जाता है कि एक्चुअल हार्ट में क्या प्रॉब्लम चल रही है। एंड ही प्लेस द चेस्ट पीस ऑन द स्टेथोस्कोप ओवर द हार्ट रीजन ऑन द चेस्ट एंड he puts the 2 earpiece of stethoscope in his ear, and diaphragm amplifies the sound to heartbeats coming from the body, and the rubber tubes and the earpieces transmit this sound to ear of the doctor. In this way the stethoscope helps the doctor to find out the whether the heart is functioning normally or not. Normally हार्ट बीट से, जो कि हमने पढ़ा 70 to 80 टाइम्स होता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि पर्सन की हार्ट बीट नॉर्मल है या फिर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो चुका है, यानी कि प्रॉपर हार्ट फंक्शन कर रहा है या नहीं करता है, ठीक है। उसके अलावा एक और इंस्ट्रूमेंट आपको बताया गया है, स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर में ये होता है कि जो आपके ब्लड के प्रेशर को मेज़र करता है। इस तरह की एक मशीन देखी होगी, है ना, यहाँ पर थर्मामीटर की तरह एक ग्लास ट्यूब देखी होगी और इसके अंदर मर्क्यूरी फील होता है, और यहाँ पर एक रबर पंप होता है, और ये भी एक रबर के स्ट्रक्चर है जो आपकी जो कलाई है या फिर बोल सकते हैं कि आर्म होती है, आर्म पे इसे लपेट दिया जाता है और फिर यहाँ पर थोड़ा सा कंप्रेस करके प्रेशर दिया जाता है। तो आपका जो ब्लड का प्रेशर है वो ये सेंस करके यहाँ पर आपको रीडिंग देता है। तो नॉर्मली आपका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा हुआ तो बीपी बढ़ा हुआ कहलाता है, और 80 मिनिमम होता है, यानी कि 80 से कम नहीं आना चाहिए, ठीक है, यानी ब्लड बीपी लो कहलाता है, ठीक। नाउ एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, आपने एक फंक्शनिंग पढ़ ली ट्रांसपोर्टेशन, आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन कैसे होता है ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। तो हमें पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कई सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो इस एक्टिविटी के टाइम पे वो कई सारे वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से आउट करते हैं, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ गेन कर रहे हैं, सपोज करो हम जो फूड लेते हैं, ठीक है, जो पानी पीते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं, तो जो भी हमने बॉडी में एंटर किया है, ठीक है, तो वो चीज़ यूटिलाइज होती है बॉडी के ऑर्गन्स के थ्रू, और फिर
उसका एक वेस्ट निकलता है। जैसे आपने खाना खाया तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकल गए और उसका जो अनवांटेड पार्ट है, यानी कि जो न्यूट्रिएटिव नहीं था या न्यूट्रिएंट्स निकलने के बाद बचा हुआ, वो वेस्ट ही कहलाएगा। आपने पानी पिया तो आपकी बॉडी में वाटर रेगुलेशन होता है, सेल के अंदर जब रिएक्शन होती है तो कई ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं जो कि यूरिन के फॉर्म में बॉडी से आउट हो जाते हैं। और ये वेस्ट ऐसे होते हैं कि जिन्हें बॉडी से निकलना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये नहीं निकले तो पूरी बॉडी का सिस्टम ख़राब कर देंगे और पॉइजन भी क्रिएट कर देंगे। कई बार ये सब्सटेंस ना निकलने के कारण डेथ भी हो जाती है। तो इस वेस्ट का बॉडी से आउट होना ज़रूरी होता है, वरना ये हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। नाउ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल से वेस्ट प्रोडक्ट आउट होते हैं उसे हम एक्सक्रीजन कहते हैं। और बॉडी के ऐसे पार्ट जो एक्सक्रीजन प्रोसेस में हेल्प करते हैं उस सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। जैसे कि अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखी है ना, और ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम देखी है, उसी तरह नर्वस सिस्टम होती है, सेम उसी तरह एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होती है। यानी पूरी बॉडी की एक ऐसी सिस्टम जो क्या करती है, जो एक बॉडी के जितने भी वेस्ट है उन्हें बॉडी से आउट करती है। अब सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें अमीबा और पैरामीशियम या हाइड्रा जो यूनिसेल्युलर है, ठीक है, जो एक ही सेल से बने हुए हैं, उनका जो वेस्ट होता है वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, बॉडी की सरफेस से, यानी उनकी बॉडी की स्किन से वो हट जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है, जिसे हम डिफ्यूजन भी कहते हैं। डिफ्यूजन यानी अंदर से कहाँ की ओर, बाहर की तरफ चले जाना, ठीक है। नाउ इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवर्म और लीच, ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम नेफ्रिडिया इनके अंदर प्रेजेंट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के फॉर्म में, यानी कि जो बॉडी के वेस्ट को एक्सक्रीट करता है, नेफ्रिडिया याद रखिएगा। इन इंसेक्ट लाइक कॉकरोचेस, ठीक है, मेल्फिजियन, इसमें ट्यूबल्स होती है जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करती हैं। और इन वर्टिब्रेट मतलब हम लोग, जिनमें बैकबोन पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए जो होती है वो किडनी होती है। जैसे हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए किडनी है जो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है और ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा वेस्ट होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, उसे रिमूव करती है। तो द रिमूवल ऑफ वेस्ट केमिकल फ्रॉम द बॉडी डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी भी पता एक फिक्स्ड होनी चाहिए, तभी प्रॉपर ब्लड फिल्टर आउट होगा। एक्वेटिक एनिमल लाइक अ फिशेस एक्सक्रीट अमोनिया विच डायरेक्टली डिजॉल्व इन वाटर, and some land animals like a bird, reptiles excrete a semi-solid uric acid, ठीक है। याद रखना कि जब भी कोई एनिमल जो एक्वेटिक एनिमल है वो वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया के फॉर्म में रिलीज़ करता है, वो जैसे ही अमोनिया के फॉर्म में रिलीज़ करता है तो वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। और जो दूसरे बर्ड्स है और रेप्टाइल्स है, जैसे लिजार्ड है, स्नैक है, इनका जो वेस्ट होता है वो यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है, जो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, जैसे हम बोलेंगे एकदम लिक्विड नहीं होता, जो सेमी सॉलिड होता है, ठीक है। जैसे आपने छिपकली या वो स्नैक की और इनकी एक्सक्रीटा देखा ही होगा आपने, ठीक है, घर में या कहीं, तो वो थोड़ा सा गाढ़ा सा होता है, सेमी सॉलिड होता है, ठीक है। और जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिया होता है, यानी हम जो यूरिन वर्ड करते हैं ना, यूरिन वर्ड, वो यूरिया से ही निकला है, तो वो यूरिया होता है इनका वेस्ट प्रोडक्ट। नाउ एक्सक्रीजन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, द ह्यूमन बॉडी हैज़ द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द बॉडी। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, पूरी एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर मेन ऑर्गन्स देखेंगे, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स, स्किन एंड किडनी है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, जो आपका फूड है स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होता है, देन लीवर और पैनक्रियास से डाइजेस्टिव जूस इन्वॉल्व होकर फाइनली जो फूड का प्रॉपर डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो जाता है, सारे न्यूट्रिशन वहाँ से निकल जाते हैं और बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जो आपने फूड लिया है उसका प्रॉपरली सारा न्यूट्रिशन अलग होने के बाद बचे हुआ जो फूड है वो एक्सपेल्ड आउट कहाँ से होता है,
लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है, जो कि डायरेक्ट एनस से पास होता हुआ फीसेस के फॉर्म से बाहर हो जाता है, ठीक है, जिसे हम पॉटी कहते हैं। लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। अभी हमने देखा कि लंग्स भी वेस्ट को आउट करते हैं। कौन से वेस्ट को? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो हार्ट फंक्शनिंग में आपने देखा होगा कि रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू जब सेल एनर्जी बनाती है तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाती है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कहाँ छोड़ देता है? लंग्स पे लाके। तो लंग्स भी हमारा एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि वेस्ट को बॉडी से आउट करता है, ठीक है, जब एक्सेलेशन प्रोसेस होती है तब। नेक्स्ट है स्किन। तो हमारी स्किन जो होती है वो एक्सेस वाटर जो बॉडी में है, या यूरिया बनता है, या कुछ सॉल्ट्स वगैरह है जो हम पानी के थ्रू या कोई फूड के थ्रू लेते हैं, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ों को बॉडी से आउट करता है स्वेट के फॉर्म में, पसीना आना, ठीक है। नाउ स्वेट एक लिक्विड होता है, लिक्विड वेस्ट होता है जो स्वेट ग्लैंड से बाहर निकल जाता है स्किन के थ्रू, ठीक है। अब स्वेटिंग होने के क्या क्या क्यों होता है, स्वेटिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये एक्सेस वाटर को कुछ सॉल्ट्स होते हैं बॉडी में, यूरिया होता है, टॉक्सिक होता है, जो कि जिसे लिक्विड वेस्ट के फॉर्म में बॉडी से आउट करता है। पहली हेल्प तो ये करता है। दूसरा है कि स्वेटिंग होने से हमारी बॉडी का टेम्परेचर कूल रहता है, ठीक है। व्हेन स्वेटिंग इवोपरेट फ्रॉम द बॉडी इट टेक्स द हीट रिक्वायर्ड फॉर इवोपरेशन फॉर आवर बॉडी। यानी जब स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो हमें पता है कि कोई भी चीज़ बॉडी से आउट हो रही है, कोई भी वाटर जब आउट होता है तो वो किसके फॉर्म में होता है? इवापरेशन के फॉर्म में। तो जब पसीना आता है और वो जो इवापरेट होता है, तो वो इवापरेट होने के लिए क्या होता है? उसे बॉडी की हीट चाहिए होती है ताकि वो हीट गेन करके इवापरेशन हो जाए, उसका वेपर बन जाए। तो वो पसीना बॉडी की हीट लेकर इवापरेट होता रहता है, ठीक है। तो इसके कारण हमारी बॉडी ठंडी होती है, क्योंकि हमारी बॉडी की हीट तो वो वाटर ड्रॉप यानी कि स्वेट ने ले ली, तो बॉडी ठंडी हो जाती है। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी में जो हीट लॉस होता है और उसको भी कर लेता है, हीट लॉस को, और बॉडी को कूल रखता है। सम टाइम इन अ हॉट समर डेज वी सी वाइट पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन आवर क्लोथ स्पेशली इन एरिया लाइक अंडर्स आर्म्स, ठीक है। वाइट पैचेस बन जाते हैं। दिस वाइट पैचेस आर फॉर्म्ड बाय सॉल्ट लेफ्ट ऑफ द क्लॉथ व्हेन द वाटर प्रेजेंट इन द स्वेट इवापोरेट। कई बार पसीने से जो इवापोरेशन हो जाता है, ठीक है, तो स्वेट का इवापोरेशन हो गया, मतलब वाटर इवापोरेट हो जाता है, और बॉडी से निकलने वाले जो सॉल्ट्स है वो वहीं स्किन पर जमे हो जाते हैं, जिससे हमें ये समझ में आता है कि हमारे स्वेट के अंदर सारे सॉल्ट भी बॉडी से एक्स्ट्रा आउट हो गए। ये आपको एक स्किन दिखाई दे रखी है, नीचे स्वेट ग्लैंड दिख रहा है, ठीक है। ये जो स्वेट ग्लैंड होती है ना, ये बॉडी से एक्सेस वाटर सॉल्ट गेन करके, ये स्किन है हमारी, स्किन पे ऐसे हेयर्स होते हैं और छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो इस वाटर को आउट कर देते हैं। ये ऑयल ग्लैंड्स बनी है, ये स्वेट ग्लैंड्स है, ये स्वेट डक्ट है, ठीक है, यहाँ से ये बाहर करते रहते हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट है किडनी। किडनी क्या होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, जो यूरिया और वेस्ट या सॉल्ट को आउट करती है, क्योंकि स्वेटिंग हर टाइम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे ठंड के टाइम पे स्वेटिंग कम होती है, ठीक, केवल गर्मी में ही स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो बॉडी का वेस्ट ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसे आउट करना ज़रूरी होता है। तो स्वेटिंग सफिशिएंट नहीं होती है। स्वेटिंग सिर्फ एक अदर फंक्शन है, बाकी मेन फंक्शन इनको वाटर सॉल्ट को या एक्सेस वाटर जो बॉडी का यूरिया है उसे आउट करने का काम हमारी किडनी करती है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और सभी ऑर्गन के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में इन्वॉल्व है, लाइक किडनी, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ठीक है। थैंक यू।